हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आपकी फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना जनरल मैथमेटिक्स इसमें सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसमें परिवर्ती द्रव्यमान निकाय। परिवर्ती द्रव्यमान निकाय varying mass system। जिसमें मास वैरी कर रहा हो, यानी द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा हो। जिसे अपन गति का द्वितीय नियम पढ़े हैं न्यूटन का, कई बार पढ़ा है हमने न्यूटन का गति का सेकंड लॉ पढ़ा है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? फोर्स बराबर संवेग में परिवर्तन की दर dp अपॉन dt। अब p का मतलब होता है mv। ये संवेग है जो कहता द्रव्यमान गुना वेग। अब इसमें सामान्यतः जो अपन पढ़ते हैं कभी किसी का द्रव्यमान को क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। इसको अवकलन से बाहर लिख के dv अपॉन dt लिख देते हैं अपन, और इसको त्वरण मान लो, त्वरण होता है F बराबर लिखते हैं m। तो जनरली अपन ये इक्वेशन लिखते हैं गति के संवेग संरक्षण की नियम में भी, और संवेग परिवर्तन की दर जो बल के बराबर है उसका लास्ट रिजल्ट लिखते हैं बराबर m। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। लेकिन ये इक्वेशन कब होती है? जब द्रव्यमान क्या हो? नियत हो। लेकिन आज अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक परिवर्ती द्रव्यमान निकाय, वेरिंग मास सिस्टम, जिसमें द्रव्यमान क्या हो रहा हो, वेरी कर रहा हो, चेंज हो। अब यहाँ जो अपन ने ये इक्वेशन अभी तक पढ़ी है पहले, वो गति के लिए तब है जब द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित, नियत होता है। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रॉकेट की गति। रॉकेट की गति, रॉकेट जब गति करता है तो सामान्यतः अपन जानते हैं रॉकेट जो गति करेगा उसमें द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जिसे अपन ने ओरिजिनल रॉकेट तो शायद ना देखा हो तुमने, लेकिन दिवाली पर या किसी और खुशी के त्योहार पर पटाखे के रूप में रॉकेट चलाया ही होगा। तो रॉकेट की जो सामान्य स्थितियाँ हैं, सामान्य चीज़ें हैं कि रॉकेट के अंदर एक मसाला होता है, बारूद पटाखे का अलग से आता है। वो जब जलता है तो जलने के बाद उसमें से जला हुआ मसाला या गर्म गैसों के रूप में तीव्र वेग से बाहर निकलता है, और उसके फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो निश्चित है कि जब वो मसाला या उसके अंदर जो भी बारूद भरा हुआ वो निकलेगा तो द्रव्यमान उसका समय के साथ क्या होगा? घटेगा। तो ओरिजिनल जो रॉकेट होता है उसमें भी उसकी भी संरचना में जो बताया था वैसा होता है। जैसे ये रॉकेट है, इसके 3 खंड होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये मूल रूप से 2 ही पार्ट माने हैं। एक पार्ट ये जिसमें ईंधन भरा होता है, इसको ईंधन कक्ष कह सकते हैं हम। और ईंधन के रूप में क्या चीज होगी? ईंधन के रूप में यहाँ पे कोई लकड़ी कोयला नहीं होगा कि जैसे तुम चूल्हे में जलाते हो लकड़ी कोयला केरोसिन मिट्टी का तेल जो भी, वो सब ईंधन नहीं है यहाँ पर। यहाँ ईंधन के रूप में होती है लिक्विड गैस है, द्रवित गैस है। जैसे एलपीजी होती है ना सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर जो खाना पकाने का तुम्हारा होता है उसमें जो गैस होती है उसको क्या लिखते हैं हम? एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
लिक्विड रूप में होती है वो पेट्रोलियम गैस तो सभी ये पेट्रोलियम उत्पाद हैं बहुत सारे, उन्हीं में से उत्पाद ये भी है। लिक्विड रूप में होती है इसलिए इसको बोलते हैं एलपीजी। तो अगर उसको गैस रूप में भरेंगे, सिलेंडर इतना बड़ा जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम या 300-400 ग्राम से ज़्यादा गैस नहीं सकती। लिक्विड रूप में भरेंगे तभी उसमें 14-15 किलो गैस आ जाती है। तो लिक्विड रूप में घनत्व बढ़ जाता है, आयतन कम हो जाता है गैस की तुलना में, उसको सिलेंडर में भर सकते हैं। जब वो बाहर निकलेगी दाब कम हो जाएगा और दाब कम होने पर वो वापस लिक्विड से बाहर निकल जाती है गैस में, यानी बाहर नली से आती है। बर्नर में तो गैस रूप में जलती है, लेकिन सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड रूप में होती है। तो अगर गैस रूप में भरा तो बहुत कम गैस आएगी। जितना बड़ा गुब्बारा हो उसमें कितनी सी गैस आती है, मामूली सी गैस आती है, फट से निकल जाती है। इतनी सी गैस सिलेंडर में आई कि 2 रोटी किसी के लिए एक टाइम खाना नहीं बनेगा। वो भी लिक्विड रूप में होती है। यहाँ भी कभी जैसे ईंधन के रूप में यूज करते हैं, ये जलेगी जैसे एलपीजी गैस जलती है वैसी इसका यहाँ एक नली से संबंध होता है, तुरंत नहीं जलाते। जैसे सिलेंडर में थोड़ी आग लगा देते हैं अपन, खाना पकाते चूल्हा सोई सिलेंडर में आग लगा दी, नहीं जलने दो गैस को, उसको एक नली के द्वारा दूसरी जगह ले जाके बर्नर में ले जाके फिर जलाते हैं। यहाँ भी वही सिस्टम होता है, ईंधन कक्ष का संबंध एक नली से होता है और वहाँ एक और कक्ष होता है जिसको कहते हैं दहन कक्ष। इसको क्या बोलेंगे, दहन कक्ष। ये ईंधन कक्ष में जो लिक्विड गैस है वो इस दहन कक्ष में पहुंचेगी और यहाँ जाके गैस जलेगी, इसीलिए इसका नाम है दहन कक्ष। और दहन होने के बाद जब गैसें और जलेंगी तो तीव्र वेग से गर्म गैसें बाहर निकलेंगी। तीव्र वेग से क्या निकलेंगी बाहर, गर्म गैसें। क्या निकल रही है, गर्म गैसें। और चूंकि अपन थर्ड लॉ न्यूटन का पढ़ा हमने, गति का तृतीय नियम भी पढ़ा है, उस पर मूल रूप से डिपेंड है। गति का 2 चीजों पर डिपेंड है। नंबर 1 तो है गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम अपन जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या है तृतीय नियम, जितना क्रियाबल एक वस्तु दूसरे पर लगाती है उतना ही प्रतिक्रिया बल पहली वस्तु को दूसरी के द्वारा मिलता है। क्रियाबल के फलस्वरूप समान परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपन जानते हैं पहले से ही। तो इसमें भी जितने इसमें निकलने वाली जो गर्म गैस है वो धरातल पर क्या लगाएगी, क्रियाबल। रॉकेट से ईंधन जलने के बाद गर्म गैसें तीव्र वेग से बाहर निकलेगी। पिक्चर देखी होगी, टीवी में देखोगे रॉकेट का प्रक्षेपण होते हुए तीव्र गैस बहुत तेजी से बाहर निकलती है। तो वो गैसें जो बाहर निकलेंगी वो धरातल पर जहाँ रॉकेट को खड़ा किया गया है उस धरातल पर क्या लगाएंगे, क्रियाबल। और क्रियाबल के फलस्वरूप रॉकेट को क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल। यानी गर्म गैसें जो लगाएंगी वो क्रियाबल होगा, क्रियाबल के फलस्वरूप रॉकेट को क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल। और इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है। अब इसमें चूंकि गैसें बाहर निकलती जा रही है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका घटता जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या, परिवर्ती द्रव्यमान इकाई। एग्जाम्पल ये रॉकेट की गति इसका एक एग्जाम्पल है। तो एक तो इसमें गति का तृतीय नियम काम करेगा, जितना क्रियाबल गर्म गैसों के द्वारा धरातल पर लगेगा उतना ही प्रतिक्रिया बल रॉकेट को ऊपर की तरफ मिलेगा। और दूसरा जो डिपेंड करता है वो देखिए संवेग संरक्षण पर। देखिए संवेग संरक्षण। रॉकेट की गति के 2 ये मूल बेसिक पॉइंट है, इनकी थ्योरी पे रॉकेट गति करता है। संवेग संरक्षण अपन जानते ही हैं, इस बंदूक गोली में भी होता है। जितने संवेग से गोली बाहर निकलती है उतना ही संवेग किसको मिलता है, विपरीत दिशा में बंदूक को। कभी बंदूक चलाई हुई देखा होगा तुमने, गोली बाहर निकलती है
विपरीत दिशा में बंदूक जाती है वो किस वजह से जाती है? संवेग संरक्षण, यानी गोली चलने से पहले कुल संवेग और गोली चलने के बाद कुल संवेग क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। टक्कर पड़ी अपन ने, उसमें भी देखा संवेग संरक्षण होता है। तो गोली चलने से पहले बंदूक और गोली दोनों स्थिर होते हैं, कुल संवेग 0 होता है। गोली चलने के बाद जितना संवेग आगे की तरफ गोली का है प्लस में, उतना ही संवेग विपरीत दिशा में बंदूक का माइनस में। टोटल मान प्लस और माइनस बराबर इक्वल 0। जब गोली दागने से पहले भी 0 होता है, गोली दागने के बाद भी कुल संवेग क्या होता है? 0। तो संवेग संरक्षण नियम पालन करेगा। ऐसे ही इसमें भी होगा, जितना संवेग से गर्म गैसें बाहर निकलेंगी उतना ही संवेग विपरीत दिशा में किसको प्राप्त होगा? रॉकेट को। और चूंकि यहाँ पे संवेग में परिवर्तन समय के साथ होता जा रहा है लगातार, थोड़ी एक बार निकलेगी गैस, निकलती जाएगी कंटिन्यूस, इधर कक्ष से इधर आएगा, जलता रहेगा, गैसें बाहर निकलती रहेगी समय के साथ बहुत समय तक। तो संवेग में परिवर्तन होता रहेगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। तो संवेग में अगर समय के साथ परिवर्तन होगा तो रॉकेट पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा? बल लगेगा। इसको अपन बोल सकते हैं उत्थापक बल। क्या बोलते हैं? उत्थापक बल। तो बेसिक रूप से इन 2 पॉइंट पे आधारित है रॉकेट की गति। बात समझ में आ गई? एक तो गति का तृतीय नियम, इसके अकॉर्डिंग जितना क्रियाबल गर्म गैसें धरातल पर लगाएंगी उतना ही प्रतिक्रिया बल रॉकेट को ऊपर मिलेगा धरातल के द्वारा। और दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण नियम काम करेगा। जितने संवेग से गर्म गैसें बाहर निकलेंगी उतना ही संवेग विपरीत दिशा में, जैसे नीचे की तरफ निकलेंगी तो विपरीत दिशा मतलब संवेग ऊपर की ओर किसको मिल जाएगा? रॉकेट को मिल जाएगा। ठीक है, तो यह रेखीय संवेग संरक्षण का पालन होगा और गति का तृतीय नियम भी काम करेगा। तो दोनों नियम काम करेंगे। तो एक बार फिर से रॉकेट की गति का मैकेनिज्म समझ लीजिए। रॉकेट का जो मूल स्ट्रक्चर है, अंदर से ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है, अपने को बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। मूल चीज़ क्या होती है उसके अंदर? एक तो ईंधन कक्ष होता है, इसमें लिक्विड गैसें ईंधन के रूप में भरी होती है। उसका संबंध नली के द्वारा दहन कक्ष से होता है। दहन कक्ष जहाँ ईंधन जलेगा, ईंधन आता रहता है ऐसे धीरे धीरे और जलता रहता है। ईंधन जैसे जलेगा, जलने के बाद गर्म गैसें रॉकेट के नोजल से बाहर निकलेंगी और जितने संवेग से बाहर निकलेंगी उतना ही संवेग उसको प्राप्त होता रहेगा। वो निकलती रहेगी, संवेग प्राप्त होता रहेगा। यानी संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, तो बल रॉकेट को मिलता रहेगा। तो इस आधार पर रॉकेट ऊपर की ओर कंटिन्यूस गति करता रहता है। ये मूल चीज है रॉकेट की गति के लिए। अब इसकी पूरी गति का समीकरण हम समझेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं अपन स्टार्टिंग में, माना प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब जब ईंधन जलना प्रारंभ हुआ स्टार्टिंग में, रॉकेट का द्रव्यमान m0 या mi लिख सकते हैं। किसी समय t पर, कोई भी टाइम पर जब हम अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी समय t पर रॉकेट का द्रव्यमान m है। रॉकेट का द्रव्यमान क्या है? m है तथा वेग v है। किसी समय t पर, कोई भी टाइम पे यहाँ से अपन अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय कोई वेग हो सकता है, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग धरातल से शुरू करें तो वेग 0 माने, बहुत एक रेयर कंडीशन होगी। लेकिन किसी समय t पर रॉकेट का द्रव्यमान m है और वेग क्या है? v तथा dt समय पश्चात, dt कोई शॉर्ट टाइम है, अल्प समय, dt समय पश्चात
डीएम द्रव्यमान की गैसें, गैसें बाहर निकल रही है ना, तो गैसों का द्रव्यमान क्या मान रहे हैं अपन, डीएम द्रव्यमान की गर्म गैसें यू वेग से, इनका वेग क्या मान लेते हैं अपन, गैसों का वेग यू वेग से रॉकेट से बाहर निकलती है। यू वेग से डीएम द्रव्यमान की गैसें बाहर निकल रही है, यानी द्रव्यमान में कमी आ रही है और वेग बढ़ के डी प्लस डीवी हो जाता है। बी तो पहले माना मैंने टी टाइम में, डीटी समय बाद वेग क्या जाएगा, उसका बढ़ जाएगा एवं रॉकेट का वेग कितना आएगा, बी प्लस डीवी हो जाता है। बात समझ में आ गई। इसी टाइम पर रॉकेट का द्रव्यमान है, वेग क्या माना अपन ने, v, और उसमें से निकलने वाली गर्म गैसों का वेग u, इनका द्रव्यमान क्या है, dm। तो dm द्रव्यमान की गैसें जब बाहर निकल गई तो ऊपर की तरफ संवेग के कारण जो बल लगेगा उससे वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, बल लग रहा है तो संवेग में परिवर्तन, संवेग बढ़ेगा यानी वेग बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, v प्लस dv हो जाता है। अब गर्म गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग क्या होगा, v प्लस dv माइनस u, पृथ्वी के सापेक्ष है। गर्म गैसों का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, रॉकेट के सापेक्ष u है v प्लस dv माइनस u होगा। तो संवेग संरक्षण अगर अपन लगाएं, क्योंकि मैंने पहले लगाया 2 पॉइंट में बता रहे थे, एक तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम इसमें लगेगा ही, और दूसरा क्या है इसमें, देखिए संवेग संरक्षण से। तो देखिए संवेग संरक्षण इसमें नियम अगर लगाते हैं तो देखिए संवेग संरक्षण का मतलब क्या है, जिस समय टी पर जब गैसें बाहर ना निकली मानो, तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या है, m, और वेग क्या है, v, संवेग क्या हो गया, mv, और बराबर जब गैसें बाहर निकल गई तो द्रव्यमान कितना रह जाएगा रॉकेट का, m माइनस dm, क्योंकि मैंने लिखा है dm द्रव्यमान की गैसें u वेग से रॉकेट से बाहर निकल गई, तो dm द्रव्यमान घट गया है ना रॉकेट का, कितना हो गया, m माइनस dm, और वेग क्या हो गया इसका, v प्लस dv, m माइनस dm रॉकेट का द्रव्यमान और ये रॉकेट का वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग हो गया रॉकेट का, प्लस साथ में गैसों का भी संवेग है, तो गैसों का द्रव्यमान कितना, dm, गैसों का द्रव्यमान क्या है, dm, और संवेग वेग कितना इनका, ये v प्लस dv और माइनस u। तो इन सबको गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, देखो mv बराबर, इनको गुणा करो, mv प्लस mdv माइनस bdm माइनस dmdv, गुणा करेंगे ना यहाँ से, m का b से गुणा होगा mdv माइनस bdm माइनस dmdv, फिर क्या को गुणा करेंगे साथ में, तो प्लस b का dm से गुणा होगा, bdm प्लस dv से गुणा होगा, dmdv, और फिर माइनस udm, तो dmdv माइनस प्लस से कट गए और bdm भी कट गया, माइनस का एक प्लस का, यहाँ से mdv कट गया, राइट प्लस एक साइड में क्या बचा, 0, और बराबर क्या बचा उधर लेफ्ट साइड में mdv, और उधर से माइनस udm, ये इसको क्या कर सकते हैं अपन, udm उधर लिया है, udm बराबर mdv, जैसे dt का दोनों तरफ भाग दे दें तो क्या आएगा, m
साथ परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। अभी तो d/dt आया, d/dt का क्या है, द्रव्यमान में समय के साथ परिवर्तन, इसीलिए तो कैसे लिखा है, परिवर्तित द्रव्यमान का है। तो d/dt इसको क्या बोलेंगे, ईंधन जलने की दर या द्रव्यमान में समय के साथ परिवर्तन की दर, द्रव्यमान में समय के साथ परिवर्तन की दर या ईंधन जलने की दर। और m में क्या होता है, बल, बल बराबर u r लिखो या d/dt लिखो, क्योंकि ईंधन में कमी होती है इसलिए माइनस संकेत लगा सकते हैं हम यहाँ पे। माइनस चिन्ह किस चीज का संकेत है, माइनस चिन्ह द्रव्यमान में कमी को दर्शाता है। तो समीकरण नंबर लिख देते हैं हम, समीकरण 1, 2, 3। इससे अपन बल ज्ञात कर सकते हैं, रॉकेट पे लगने वाला बल कितना होगा ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो रॉकेट की गति में समीकरण 3 क्या कहलाएगा, समीकरण 3 जो है वो रॉकेट की गति का प्रथम समीकरण कर सकते हैं इसको। समीकरण 3 रॉकेट की गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। अभी प्रथम समीकरण क्या स्पष्ट कर रहा है कि जितना अधिक ईंधन जलने की दर होगी, यानी जितना तेजी से ईंधन जलेगा उतना ही ज्यादा रॉकेट पर क्या लगेगा, बल। इस बल को अपन बोलेंगे उत्थापक बल। ऊपर उठाने वाला है रॉकेट को, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, उत्थापक बल। तो बल ज्यादा लगेगा, रॉकेट को ज्यादा से ज्यादा ऊपर में अगर प्रक्षेपित करना है, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक अगर रॉकेट को पहुंचाना है, जैसे अपन धरातल से रॉकेट को भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, या किसी ग्रह पर, चंद्रमा पर, मंगल, बृहस्पति, शनि, कहीं भी कोई भी मैकेनिज्म वहाँ भेज रहे हैं अपन, कोई उपकरण वहाँ भेज रहे हैं, कोई कैमरा वहाँ लगा रहे हैं मंगल ग्रह की परिस्थितियों को जानने के लिए या कोई और ग्रह को जानने के लिए, जितना ज़्यादा ऊपर को भेजना है उसके हिसाब से ही उत्थापक बल चाहिए। क्योंकि एक बार उत्थापक चला नहीं, एक बार क्या किया, पहुँचा दिया। भाई जो पटाखे का रॉकेट अपन देखते हैं दिवाली में चलाने वाला, उसमें तो इतनी सी मात्रा में ही ईंधन होता है, थोड़ी देर में जलता है, थोड़ी ऊंचाई पर रॉकेट आता है, वापस ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन के कारण थोड़ा सा ऊंचाई भेज के वापस छोड़ जाना है, तो करोड़ों रुपए की लागत वाला सिस्टम होता है, उसको वहाँ मंगल ग्रह तक पहुँचाना है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके उतनी ईंधन जलने की दर रखनी है। और जितनी ज़्यादा दर होगी, जितनी जल्दी तेजी से ईंधन जलता जाएगा उतना तेजी से उसको बल लगेगा। यूँ तो ये जो वेग है गर्म गैसों का वो तो निश्चित है, अब समय के साथ जल्दी जल्दी जल रहा है, गैसें जल्दी जल्दी बाहर निकल रही है, तो dm/dt का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रॉकेट पर क्या लगेगा, उत्थापक बल लगेगा। समीकरण 3 रॉकेट की गति का प्रथम समीकरण कहलाता है, जो दर्शाता है कि ईंधन जलने की दर, ईंधन जलने की दर जितनी अधिक होगी, रॉकेट पर उत्थापक बल उतना ही अधिक होगा। जितनी ज्यादा दर होगी ईंधन जलने की,
उतना ही रॉकेट पर क्या होगा, उतना पर बल अधिक होगा। ये गति का प्रथम समीकरण बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण कैसे निकालें, वो जो हमने समीकरण नंबर 1 लिखा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, u dm बराबर m dv। तो प्लस में ही माइनस चिन्ह को हमने यहाँ इसलिए लगा दिया क्योंकि द्रव्यमान में क्या आती है, कमी। तो माइनस dm का मतलब द्रव्यमान में कमी, dm का मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन है। अब परिवर्तन दोनों तरह हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। अब अपन जानते हैं इस चीज को कि द्रव्यमान में कमी आ गई, इसलिए माइनस में लगा दिया। बाकी मूल समीकरण 1 में है हमारा u dm बराबर क्या है, m dv। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें तो dv बराबर हो गया u dm अपॉन m को नीचे लिया हो इसके, ठीक है। तो dv बराबर हो गया u तो एज इट इज dm अपॉन m। अब इस समीकरण का समीकरण नंबर डालते हैं 4, समीकरण 4 का समाकलन करें, लिमिट लगाकर समीकरण 4 का समाकलन करने पर समाकलन ऑफ dv बराबर समाकलन ऑफ u dm अपॉन m। अब वेग की लिमिट क्या होगी, प्रारंभिक वेग मान लो vi, इनिशियल वेग हो गया, अंतिम वेग vf। ऐसे द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान mi और अंतिम द्रव्यमान f। i का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, f का मतलब फाइनल अंतिम, मतलब स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक पूरा अपन निकालना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। क्या है समाकलन करने पर, इसका समाकलन अगर अपन करेंगे dv का समाकलन क्या होगा, b और लिमिट हो गई इसमें vi से bf बराबर u कांस्टेंट है, घर पैसों का वेग है, u बाहर आ जाएगा और 1/m का समाकलन क्या हो गया, log m। लिमिट क्या हो गई, mi से mm। प्रारंभिक द्रव्यमान, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट vf माइनस लोअर लिमिट vi बराबर u, इसमें अपर लिमिट रखेंगे log mm माइनस log mi। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो vf माइनस vi बराबर u log ऑफ mf बटे mi। नेचुरल लॉग ये लगा दो, ये गति का हो जाएगा गतीय समीकरण। तो vf बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं, vi प्लस ये बदल ले जाओ u और उसको 10 बेस में बदलना है, भाई गुणा करते हैं, जानते हैं 2.303 log e mn अपॉन mi। ये गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। इसको समीकरण नंबर लिख दो, कितना, समीकरण 4 हो गया, इसको 5 हो गया। समीकरण 5 क्या दिखा रहा है, समीकरण 5 रॉकेट की गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है, जिसकी सहायता से किसी समय रॉकेट का वेग ज्ञात किया जा सकता है।
डीएफ का मतलब ये नहीं कि लास्ट वाला ही वेग हो किसी भी टाइम में। उस समय प्रारंभिक वेग क्या है वो भी नोट कर लो। यू गर्म गैसों का वेग वो लिख दो, और द्रव्यमान स्टार्टिंग से जहाँ तुम ज्ञात कर रहे हो उस समय कितना द्रव्यमान है और स्टार्टिंग में कितना था उनका मान लिख दो, एम आई एम एफ। ये मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। एम एफ का मतलब अंतिम द्रव्यमान है, एम आई का मतलब प्रारंभिक द्रव्यमान है। अब इस पूरे अध्ययन में अपन ने ग्रेविटेशन के प्रभाव को क्या माना है, नगण्य। भाई हमने ये कहीं भी नहीं माना इस रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। हमने सिर्फ सामान्य गति के समीकरण यूज किए, उसके आधार पर हमने समीकरण 3 गति का प्रथम समीकरण रॉकेट की का और समीकरण 5 जिसको अपन गति का द्वितीय समीकरण कह रहे हैं प्राप्त किया। तो इसमें कहीं भी हमने अभी फिलहाल क्या नहीं किया है, ग्रेविटेशन के प्रभाव को क्या मान के चले, नगण्य। हालांकि नगण्य होता नहीं है, अपन सब जानते हैं, छोटी छोटी चीज पे भी ग्रेविटेशन लगता है। तो रॉकेट तो बड़ा भारी भरकम संयंत्र है, इसमें बहुत सारी मात्रा में ईंधन भरा हुआ है, किलो 2 किलो 4 किलो ईंधन नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए थोड़ी चलाना है, मसाला वाला रॉकेट थोड़ी पटाखे का थोड़ी देर चलाया फर्स्ट खत्म, उसको बहुत दूर तक पहुंचाना है। बहुत सारी मात्रा में ईंधन होता है, बहुत सारा द्रव्यमान भी होता है, तो इस पर ग्रेविटेशन का प्रभाव भी होता है। यानी इसका जो भार होगा, ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, भार है जी। तो हमने जो शुरू में यहाँ गति का समीकरण लिखा है इसमें उत्थापक बल ये। अब इसमें हमने कहीं भी फिलहाल नहीं लगाया, हमने ग्रेविटेशन के प्रभाव को नगण्य मान के चले। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से आएगा, दोनों तरह से पूछ सकता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नगण्य है यानी गुरुत्वीय बल अप्रभावी है या उसको नगण्य मान के चल रहे हैं, तो रॉकेट की गति की समीकरण क्या है। तब तो ये यहाँ तक जो मैंने बताया अभी तक उतना ही लिखना है। लेकिन अगर वो कहे कि रॉकेट का द्रव्यमान क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य नहीं माना जाता, या नगण्य इसलिए माना है कि जनरली इतना ज़्यादा वेग रॉकेट का होता है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो वेग में कमी आएगी वो नगण्य है, इतनी थोड़ी बहुत कमी आएगी। जैसे अगर साइकिल चलाते हैं, आंधी चल रही, तूफान चल रहा है, तो अपनी वेलोसिटी को बहुत कम कर सकता है, वहाँ नगण्य नहीं है। लेकिन रॉकेट का वेग इतना तीव्र है, ग्रेविटेशन की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा, नीचे की तरह गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो गुरुत्व त्वरण भी नीचे ही होगा, उसकी वजह से भी वेग में क्या आएगी, कमी। लेकिन बहुत कुछ उसकी कमी आती है, इसलिए अपन उसको क्या मान लेते हैं, जनरली नगण्य मान लेते हैं। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर ग्रेविटेशन बल या गुरुत्वीय बल भी प्रभावी हो तो रॉकेट की गति का समीकरण क्या होगा। तो उसमें अपन इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी क्या करेंगे, मान के चलेंगे। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होगा उसके हिसाब से एक नया इक्वेशन आएगा, नया समीकरण आएगा अलग तरह का। हालांकि यहाँ तक की पोजीशन वो तो वही होगी, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये उस समय की गति का समीकरण जब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या मान लिया गया है, नगण्य। इसके द्रव्यमान को हमने सॉरी इसके भार को हमने नगण्य मान लिया, केवल गैसों का द्रव्यमान माना है, उन्हीं की सारी बात करिए। इस रॉकेट जो बॉक्स हैं, डिब्बे हैं, उनके द्रव्यमान को भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अभी सबका द्रव्यमान जो होगा उसकी वजह से भार लगेगा, और भार से इसके वेग में, भार मतलब ग्रेविटेशन बल बराबर है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो उसकी वजह से भी रॉकेट की गति में चेंज आएगा, वेग में चेंज आएगा, तो समीकरण भी चेंज होगा। उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।